हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अगर आप अपना करियर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आती हैं चार चीज़ें। फर्स्ट है जॉब प्रोफाइल या रोल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे काम करता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड है हाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क विद अदर डिपार्टमेंट्स। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर अदर डिपार्टमेंट जैसे आर्किटेक्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, इनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, इंटरेक्शन होता है, मीटिंग्स होती हैं, साइट विजिट होती हैं, वगैरह वगैरह सब इसमें आएंगी। थर्ड नंबर पर है फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये है फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर भी कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद है लास्ट में टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, कितनी तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, सिस्टम, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब IS 1893 कोड के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। एंड लास्ट में है डिज़ाइन एस्पेक्ट। ये डिज़ाइन एस्पेक्ट क्या है, IS 16700 कोड है, उसमें डिज़ाइन एस्पेक्ट दिए गए हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए। तो सब ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है जॉब प्रोफाइल या रोल ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर आर्किटेक्ट और साइट इंजीनियर के बीच की एक कड़ी का काम करता है। यानी एक आर्किटेक्ट अपनी कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग का एक नक्शा तैयार करता है जिसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कहते हैं। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको डिज़ाइन करके स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स फाइनल करता है, जिसे फिर GFC का स्टैंप लगाकर साइट पर रिलीज कर दिया जाता है। इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर को 3 फेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब वो फेसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मॉडलिंग, सेकंड है एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एंड थर्ड है डिटेलिंग। ये लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद ड्राइंग्स को साइट पर रिलीज कर दिया जाता है। तो अब हम इनकी अलग अलग बात करते हैं। फर्स्ट 3D मॉडलिंग, ये की जाती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर जैसे ईटैब्स एंड स्टैट प्रो। मॉडलिंग में आती हैं 3 चीज़ें। फर्स्ट है क्रिएटिंग ज्योमेट्री एंड असाइनिंग प्रॉपर्टी, ये 2 चीज़ें हो गई। एंड सेकंड है, या इसे थर्ड कह सकते हैं, देन लोड असाइनमेंट। तो 2 चीज़ें ये हो गई, ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी ये साथ साथ करते हैं हम। और थर्ड है लोड असाइनमेंट। यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बिल्डिंग का एक ढांचा तैयार करना होता है जिसमें कॉलम, बीम, स्लैब और फाउंडेशन सपोर्ट्स एक साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे स्पेस फ्रेम या पोर्टल फ्रेम भी कह सकते हैं। इसके बाद इस पर डिफरेंट टाइप के लोड्स को असाइन कर देते हैं। फिर सेकंड नंबर पर हम आते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन। एनालिसिस सॉफ्टवेयर खुद करता है, सॉफ्टवेयर को बनाया ही एनालिसिस के लिए है ताकि वो जल्दी एनालिसिस कर दे। मैनुअल एनालिसिस में तो बहुत टाइम लगेगा अगर हम हाई राइज बिल्डिंग का एनालिसिस करने लगें तो। आपको बस रन की कमांड देनी होती है। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर ठीक ठीक एनालिसिस रिजल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये तो इंजीनियर के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको करेक्शन भी वही करता है। डिज़ाइन की कमांड दी जाती है इसके बाद। जब आपका एनालिसिस हो जाता है तो उसके बाद फिर आप डिज़ाइन की कमांड देते हैं, डिज़ाइन कॉलम, डिज़ाइन बीम और डिज़ाइन वॉल्स वगैरह। और फिर इंजीनियर जो है डिज़ाइन रिजल्ट को मैनुअली क्रॉस चेक भी करता है, यानी जो उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिज़ाइन हो भी रहा है या नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर रिजल्ट मैनुअल क्रॉस चेकिंग से मिलते जुलते होते हैं तो फिर हम डिटेलिंग स्टेज पर आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन रिजल्ट्स हमें 2 चीज़ों का पता देते हैं। एक सेक्शन साइज, यानी कॉलम, बीम एक्सेट्रा के साइजेस कितने हैं, और दूसरा परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, जिसके आधार पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर कॉलम, बीम वगैरह की डिटेलिंग करता है। एक अच्छी डिटेलिंग का मतलब होता है कि वो कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है 13920। तो जो नॉर्मल डिटेलिंग होती है आपकी वो SP34 जो एक्सप्लेनेटरी कोड है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें जैसे कि प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ, कन्फाइनमेंट्स, और जिसे साइट पर सुलभता से कास्ट किया जा सके। कई बार साइट पर भी कुछ इश्यूज आते हैं तो वो इश्यूज को भी रिजॉल्व करना स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपनी इस सीरीज में हम एक एक करके इन तीनों फेसेस से होकर गुजरेंगे। अब सेकंड नंबर पर आते हैं, हाउ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होता है ना, एक ऑनर होता है, क्लाइंट कह सकते हैं आप उसको। उसने देखी कोई जगह, और उसने देखा कि भाई अगर मैं यहाँ नोएडा में, यहाँ पर अगर मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ 10 फ्लोर की, 20 फ्लोर की, और फिर फ्लैट बेच देता हूँ तो मुझे इतना फ़ायदा हो सकता है। उसने क्या किया, उसने एक आर्किटेक्ट को पकड़ा, उसने कहा भाई तुम मुझे यहाँ का एक नक्शा बना कर दो। आर्किटेक्ट ने एक नक्शा बना कर दिया एक सैंपल के तौर पे,
अब फिर मार्केट में सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को दे दिया और देखा कि लोग उसे कितना पसंद कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट वैल्यू का पता चल गया भाई चल रहा है, तो फिर उसको आर्किटेक्ट ने उस नक्शे ड्राइंग को तैयार करके फिर आगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भेज दिया। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर को डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए वो कहे उसे जियो टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए, वो आर्किटेक्ट को बोलेगा, आर्किटेक्ट जियो टेक्निकल वाले को बोलेगा, और जियो टेक्निकल वाले वहाँ का सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करेंगे, वहाँ जाकर सैंपल लेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, फील्ड टेस्ट करेंगे, और जो रिपोर्ट तैयार होगी उसको स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भेज देंगे। इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इलेक्ट्रिकल के पाइप जाने हैं, प्लम्बर के पाइप जाने हैं, तो वो जाएंगे तो सब स्ट्रक्चरल मेंबर के थ्रू। कई बार कॉलम में बीम में होल करना होता है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को प्लम्बर और इलेक्ट्रिकल वाले रिपोर्ट करते हैं भाई यहाँ यहाँ हमें इतने स्लीव्स चाहिए। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कोई दिक्कत होती है कि भाई वो नहीं दे सकता, वो आर्किटेक्ट को मना करता है, और फिर इनमें आपस में इंटरेक्शन चलता है, मीटिंग चलता है, फिर फाइनल कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। फिर इस तरह से स्ट्रक्चरल ड्राइंग प्रिपेयर होती है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो मॉडलिंग करता है, फिर उसके बाद एनालिसिस एंड डिज़ाइन करता है, फिर फाइनली डिटेलिंग करता है। डिटेलिंग करके फिर ड्राइंग को साइट इंजीनियर को भेज देता है। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें आती हैं साइट पर पहुँच कर भी पता चलता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं साइट में कास्ट करने में, तो साइट इंजीनियर वापस स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बातचीत करता है कि भाई यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका ये सॉल्यूशन निकालो। उसमें कई बार अगर इन दोनों से सॉल्व नहीं होता तो आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं, आर्किटेक्ट को अपने कमरे की हाइट बढ़ानी पड़ती है। अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर की डेप्थ को स्ट्रक्चरल इंजीनियर रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि मैं इससे कम नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह। तो इन तीनों में फिर इंटरेक्शन चलता है, फिर फाइनली बात जिस भी स्टेज पर पहुँचती है, तो फाइनल ड्राइंग को रिवाइज ड्राइंग करके आगे भेज दिया जाता है, और फिर इस तरह से कंस्ट्रक्शन आगे होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। देखिए, जैसे लास्ट हमने आपको सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में बताया था कि ब्रॉडली क्लासिफिकेशन 2 हैं, एक तो बिल्डिंग और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। वही उसी के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं कि फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर में 2 ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। एक बिल्डिंग, बिल्डिंग में रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। जैसे कि रेसिडेंशियल में तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग आ गई सारी, फिर है कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग, तो ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। अब दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें ब्रिज एंड टनल्स, इनका डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। वाटर रिजर्वेयर का अलग हो सकता है, जिसमें वाटर टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, डैम्स ये डिज़ाइन करने होते हैं। एनर्जी में पावर प्लांट्स हैं, चिमनीज हैं। टावर एंड टेलीकॉम्स में इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन पोल्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रसेस वगैरह होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिल्डिंग में जाना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक डिसीजन तो आप यहाँ लेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के भी अंदर भी आप ब्रिज में जाना चाहते हैं या टनल में जाना चाहते हैं, या कई बार दोनों एक ही फील्ड में आ जाती हैं दोनों चीज़ें ये। अब फिर या वाटर रिजर्वे में जाना चाहते हैं, एनर्जी में जाना चाहते हैं, या टावर एंड टेलीकॉम्स में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग वाला जो होता है वो वाटर टैंक्स भी डिज़ाइन कर लेता है, और टावर्स एंड टेलीकॉम्स का भी बहुत सारा पार्ट वो कर लेता है, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है कि एक इंजीनियर एक ही फील्ड में तरीके से काम कर पाता है, वो 2 फील्ड में अपना आपको नहीं रख पाता। जैसे ब्रिज की बात करें तो ब्रिज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रिज वाला बिल्डिंग का भी डिज़ाइन करे या बिल्डिंग वाला ब्रिज को भी डिज़ाइन करे। लेकिन बाकी इन चीज़ों में थोड़ा बहुत हो जाता है कि 2 ऑलराउंडर हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बाय मटेरियल। तो जाहिर सी बात है, एक आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, और तीसरा होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर, में आरसीसी एंड स्टील दोनों का काम होता है। तो एक इंजीनियर, अब ऐसा नहीं है कि आरसीसी के लिए अलग होता है स्टील के, कई बार आरसीसी वाला स्टील को भी डिज़ाइन करता है। लेकिन कई जगह पर कई जगह पर ऐसा होता है कि स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने वाला वो खाली से स्टील स्ट्रक्चर ही को डिज़ाइन करता है, वो आरसीसी की फील्ड में नहीं होता है। लेकिन आरसीसी वाले थोड़ा बहुत स्टील को भी करते हैं, और स्टील वाले थोड़ा बहुत आरसीसी को भी करते हैं। तो ये भी दोनों एक अलग अलग फील्ड बन जाती हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेम सिस्टम। अब आईएस कोड के हिसाब से ये 5 तरह के फ्रेम होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसमें स्टील स्ट्रक्चर के भी कैटेगरी हैं, और आरसीसी की भी, यहाँ पर इसको अलग से क्लासीफाई नहीं किया गया है। यानी स्टील स्ट्रक्चर में भी ये 5 फ्रेम हो सकते हैं और आरसीसी में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ्रेम है मोमेंट फ्रेम सिस्टम। मोमेंट फ्रेम सिस्टम क्या होता है आपका? जो नॉर्मली आप बिल्डिंग अपने आसपास देखते हैं, कॉलम, बीम, स्लैब का जो सिस्टम होता है उसको मोमेंट फ्रेम सिस्टम कहते हैं। जो भी आप इर्द गिर्द अपनी नज़र रेसिडेंस एरिया में घुमाइए, जो भी स्ट्रक्चर है वो सब मोमेंट फ्रेम सिस्टम है। फिर आता है ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम। ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम जो होता है, ये जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं। 3rd नंबर पर होता है स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम।
या माइवान सिस्टम। यानी अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ ब्रिक्स की वॉल है, तो आप उसे स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन कोई सिस्टम ऐसा भी होता है कि जिसमें कोई कॉलम नहीं होता, वॉल्स होती हैं, लेकिन वो वॉल्स आरसीसी की होती हैं, तो उसे माइवान सिस्टम कहते हैं। वो भी स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम के अंदर लाई करता है। फिर थर्ड नंबर पर होता है, फोर्थ नंबर पर होता है आपका ड्यूअल सिस्टम। यानी अगर मोमेंट फ्रेम सिस्टम और स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम को आपस में मिला दिया जाए तो जो सिस्टम बनेगा उसे ड्यूअल सिस्टम कहेंगे। साथ साथ आप इसको ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम को भी इनके साथ मिक्स कर सकते हो, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या दो का भी हो सकता है। फिर आखिर में है फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम। ये अभी जो 2017 में एनबीसी कोड का रिवीजन हुआ था ना, उसमें इसको अलग से इंट्रोड्यूस किया है। पहले ये इन चार के अंदर ही लाई करता था। फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम जैसे कि आप देख भी सकते हैं, उसमें क्या होता है कि स्लैब को डायरेक्टली कॉलम के ऊपर रेस्ट करते हैं, वहाँ बीम्स नहीं होती हैं, तो फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम होता है। तो ये इस तरह से 5 तरह के फ्रेम सिस्टम होते हैं। अब इसमें हम आपको ये भी बता दें कि बिल्डिंग के ऊपर 2 तरह के लोड्स होते हैं। एक तो ग्रेविटी लोड्स होते हैं, जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश लोड, कुर्सी, चेयर, सोफा, इन सब का लोड, ये सब लाइव लोड में आ जाता है। तो ये ग्रेविटी लोड्स होते हैं सारे, जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में काम करते हैं। दूसरे होते हैं लेटरल लोड्स, जैसे कि अर्थक्वेक लोड्स, विंड लोड्स वगैरह, ये लोड्स होते हैं। इसके अलावा स्नो लोड्स वगैरह होते हैं, वो भी सब ग्रेविटी में आ जाएंगे। टेम्परेचर लोड्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो इनके लोड्स के आधार पर अलग अलग फ्रेम सिस्टम काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं मोमेंट फ्रेम सिस्टम की, तो इसमें कॉलम्स और बीम का जो फ्रेम बनता है, ये अर्थक्वेक के लिए भी डिज़ाइन होता है और ग्रेविटी लोड्स के लिए भी। ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम की बात करूं तो इसमें जो कॉलम बीम के साथ साथ जो इंक्लाइन मेंबर्स होते हैं, वो भी अर्थक्वेक लेटरल फोर्सेस के लिए डिज़ाइन होते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कॉलम्स नहीं होते हैं, सिर्फ वॉल्स होती हैं, और ये वॉल्स ही अर्थक्वेक के लिए भी डिज़ाइन होती हैं और ग्रेविटी लोड्स के लिए भी डिज़ाइन होती हैं। इसके बाद ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम में क्या होता है कि वर्टिकल लोड्स यानी ग्रेविटी लोड्स के लिए तो कॉलम्स डिज़ाइन होते हैं, और जो लेटरल लोड्स होते हैं उसके लिए इसके अंदर वॉल्स होती हैं। तो यहाँ अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद है फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें बीम्स तो होती नहीं है, कॉलम्स होते हैं या फिर वॉल्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो लेटरल लोड्स होते हैं वो वॉल्स पर जाते हैं, और जो वर्टिकल लोड्स होते हैं वो कॉलम्स पर जाते हैं। तो कॉलम को लेटरल ड्रिफ्ट के लिए मगर डिज़ाइन करते हैं फिर। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे आगे करेंगे तो एक एक करके इनको विस्तार से हम आपको बताएंगे। ये तो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। इसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग कन्फिग्रेशन। तो IS 1893 के अकॉर्डिंग 2 तरह के कन्फिग्रेशन होते हैं बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी एंड सेकंड बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी। ये क्या होता है? देखिए, इसको अगर मैं सिंपल सादी भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल्डिंग है जिसे आप देख रहे हैं ऊपर से उसका प्लान, वो आपके लेफ्ट में भी या राइट में भी दोनों मिरर हैं, सिमेट्रिक है, या अप एंड जो डाउन साइड है दोनों आपस में सिमेट्रिक है, तो ये एक रेगुलर बिल्डिंग है, इसे कहेंगे बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी। और अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है कि अगर उसका लेफ्ट और राइट या अप एंड डाउन आपस में मिसमैच करता है, तो उसे कहेंगे बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी। अब इस आधार पर भी कितना मिसमैच करता है, बहुत तरह की रेगुलरिटीज होती हैं। और बिल्डिंग विद रेगुलर बिल्डिंग, इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि कई तरह की रेगुलर बिल्डिंग होती हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। अब उसको हम कैसे देखते हैं? एक होता है सेंटर ऑफ मास। एक बिल्डिंग का जो टोटल मास है उसका एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक होता है सेंटर ऑफ स्टिफनेस, यानी अगर एक साइड में एयर वॉल्स ज़्यादा हैं, एक तरफ एक साइड में कॉलम्स ज़्यादा हैं, दूसरी लेफ्ट साइड में कॉलम्स कम हैं, तो यहाँ पर क्या होता है स्टिफनेस, या एक तरफ ब्रिक्स ज़्यादा हैं, राइट वाले कमरे जो हैं उनमें ब्रिक्स ज़्यादा हैं, लेफ्ट वाले जो हैं वो हमने शॉप्स के लिए या फिर वाटर सॉरी पार्किंग के लिए छोड़ रखे हैं, तो वहाँ वॉल्स नहीं है, तो वहाँ स्टिफनेस कम हो जाएगी। तो एक होता है सेंटर ऑफ स्टिफनेस। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं तो बिल्डिंग जो होती है वो रेगुलर बिल्डिंग होती है। और ये अगर एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करते, एक दूसरे से दूर होते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। तो ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी रेगुलरिटी ज़्यादा होती है। तो इस आधार पर भी बहुत सारी रेगुलरिटीज़ होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अब डिज़ाइन एस्पेक्ट ऑफ आरसीसी बिल्डिंग। देखिए, 2 तरह की बिल्डिंग होती हैं। एक लो राइज बिल्डिंग 15 फ्लोर की है, 10 फ्लोर की है, 7 फ्लोर की है, यानी उसकी हाइट जो होती है 50 मीटर से कम है, तो वो लो राइज बिल्डिंग है। और अगर किसी बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज़्यादा है और लेकिन 250 मीटर से कम है, तो उसे हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं। तो ये 2 तरह के डिज़ाइन एस्पेक्ट होते हैं। आप बिल्डिंग को डिज़ाइन करने से पहले ही देख लेते हैं कि आप लो राइज बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट्स अलग होंगे, और हाई राइज को कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स अलग होंगे। तो हाई राइज बिल्डिंग को
डिज़ाइन करने के लिए, उसकी मॉडलिंग के लिए ख़ास तौर पर एक अलग और से एक कोड और इंट्रोड्यूस किया गया है, IS 16700। तो उसमें मॉडलिंग के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अगर आप अपना करियर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या यूट्यूब के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बता देते हैं। शुरू में हम इन 3 तरह की बिल्डिंग्स पर काम करेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन ऑफ RCC रेसिडेंशियल बिल्डिंग G+4 बाई ETABS एंड क्रॉस चेक डिज़ाइन विथ मैनुअल कैलकुलेशन। तो इसमें हम मोमेंट फ्रेम सिस्टम को लेंगे और बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी लेंगे। ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है। सबसे पहले हम आपको ये करके दिखाएंगे, इसकी मॉडलिंग करेंगे, एनालिसिस एंड डिज़ाइन करेंगे एंड डिटेलिंग करेंगे। तो ये आपके रेस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी तरफ से हमें जैसा रेस्पॉन्ड मिलेगा हम इस पर काम करेंगे। फिर सेकंड है डिज़ाइन ऑफ RCC कमर्शियल बिल्डिंग। अब रेसिडेंशियल कर लिया तो ये कमर्शियल बिल्डिंग करेंगे। उसके बाद इसमें 2 बेसमेंट भी होंगे, ऊपर वाले में बेसमेंट नहीं थे, और G+11 होगी, लेकिन ये भी लो राइज होगी, वो भी लो राइज है, यानी 50 मीटर साइड इसकी भी कम है, इसकी भी कम है। ई टैप्स पर हम मॉडलिंग करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे विथ मैनुअल कैलकुलेशन के साथ। यहाँ हम एक डुअल सिस्टम को ले लेंगे और बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी लेंगे। तीसरे नंबर पर हम इसके बाद फिर करेंगे डिज़ाइन ऑफ RCC रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 3 बेसमेंट ले लेंगे, G+30 स्टोरी ले लेंगे, ये हाई राइज बिल्डिंग होगी। ई टैप्स पर इसकी मॉडलिंग करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे डिज़ाइन को विथ मैनुअल कैलकुलेशन के साथ। फिर स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम होगा इसमें, और बिल्डिंग विथ रेगुलरिटी होगी, और ये हाई राइज बिल्डिंग हम बता चुके हैं। तो अगर इन 3 तरह की बिल्डिंग पर अगर आपने मॉडलिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड डिटेलिंग कर लिया तो आपको सब कुछ आ गया एक तरह, और ये करने करने में भी कई साल गुजर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, या आप हमसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवालात रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमसे मीटिंग ऐप के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमें खुशी होगी अगर हम आपको सही गाइडेंस दे सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय।